नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक दार्शनिक ने ठीक ही कहा है कि अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान का विरोध शुरू कर दीजिए, भगवान को सवालों के घेरे में ले आइए, उन पर हमले करिए। इतिहास में ये बात कई बार साबित भी हो चुकी है। वर्तमान युग में बुद्धिजीवी बनने के लिए आपको हिंदू देवी देवताओं, ब्राह्मणों, हिंदुओं और उनकी परंपराओं को निशाना बनाना होगा। ऐसा कई लोग कर भी चुके हैं, लेकिन इस अभियान में फ्रंट रनर हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। सवाल उठता है कि आखिर राम और ब्राह्मण पर हमले से मांझी को क्या मिलता है। ये जानना और समझना दोनों जरूरी है। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मान नहीं रहे हैं, एक के बाद एक कई लगातार विवादित बयान देते चले आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदू बनकर भी दलित समाज के लोग गुलाम बने हुए हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि पूजा पाठ में भी भेदभाव होता है। पूजा कराने वाले शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराना चाहिए। ये लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी का हिंदू कार्ड नहीं चल पाया है। नहीं, वो तो अलग है, बनाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन हम लोग तो प्रयास यही करते हैं कि हिंदू बनकर के आज तक 75 साल हुआ गुलाम बने हुए हो। जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेद है, पूजा पाठ में भी भेद है। तुम्हारे यहाँ पंडित खाता नहीं है, पूजा भी ठीक से नहीं कराता है। जो पूजा कराने वाला आदमी है वो शराब पीता है, वो मांस खाता है, अनेक प्रकार की बात करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसको पूजा नहीं कराना चाहिए। ये बात हम लोग प्रचारित कर रहे हैं और ये गांव-गांव बात प्रचारित हो गई है। इसलिए उनका जो हिंदू कार्ड है वो नहीं चलेगा। हम लोग सब तो ये कोई पहला मौका नहीं है जब हिंदुओं, ब्राह्मणों और राम पर मांझी ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले वो लगातार इस तरह के कई बार बयान देते रहे हैं। जानिए कि इससे पहले उन्होंने अब तक क्या कुछ कहा है जो विवादों को जन्म देता रहा। हिंदू बनकर भी दलित समाज के लोग गुलाम बने हुए हैं, ये वो बयान है जो जीतन राम मांझी की तरफ से दिया गया। पूजा पाठ में भी भेदभाव किया जाता है। पूजा पाठ कराने वाले शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और ऐसे लोगों से पूजा नहीं करानी चाहिए। हिंदू बनकर भी 75 साल से गुलाम बने हुए हैं। हम मनुवादियों के साथ नहीं, अंबेडकर के साथ हैं। राम कोई भगवान नहीं थे, वो गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि के काव्य पात्र थे। यानी उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो ब्राह्मण मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, झूठ बोलते हैं, वैसे ब्राह्मणों से पूजा पाठ कराना पाप है। बड़े बड़े लोग पूजा कराते हैं तो क्या वो बड़े हो गए? पूजा पाठ कराने से लोग बड़े नहीं होते हैं, बल्कि यहां पर पूजा पाठ के लिए जो निर्धारित मानदंड हैं उन मानदंड पर ये लोग फेल हैं। अति पिछड़ा, आदिवासी और दलित ही इस देश के मूलवासी हैं, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। बड़े और उच्च जाति कहलाने वाले लोग बाहरी हैं, वो हमारे देश के मूल निवासी नहीं है। आजकल गरीब तबके में धर्म परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग जानते नहीं थे, अब हर जगह हमारे टोले में सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जा रही है। शर्म नहीं आती है? पंडित आते हैं और कहते हैं कि नहीं खाएंगे बाबू, नकद ही दे दीजिए। ये वो बयान है जिसने इससे पहले भी जीतन राम मांझी को लेकर कई विवादित बयानों के साथ सवाल खड़े किए हैं। आस्था के नाम पर आज करोड़ों लुटाए जा रहे हैं। गरीबों की भलाई के लिए जो काम होना चाहिए वो अब तक नहीं हो पा रहा है। अपने देवता को छोड़ दूसरे की पूजा क्यों करते हैं, ये भी सवाल जीतन राम मांझी की तरफ से बयानों के तौर पर सामने आ चुका है। पूजा के नाम पर बर्बादी क्यों करते हैं? बिहार में आईएएस, आईपीएस भी शराब पीते हैं। अगर आपको भी रात को शराब पीना है तो 10 बजे के बाद पी लीजिए। ये वो बयान है जो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी देते हुए नजर आए।
जाहिर है विवादित बयान देने में मांझी ने बड़े बड़े बयानवीर नेताओं को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। सवाल उठता है कि आखिर मांझी ऐसा बयान क्यों देते हैं। ब्राह्मण, हिंदू और राम पर वो बड़े बड़े विवादित बयान देकर भी कैसे निकल जाते हैं। मांझी को यह बात अच्छी तरह से पता है कि दलितों के खिलाफ अगर बयान देंगे, कुछ बोलेंगे तो आप जेल चले जाएंगे और इसीलिए दलितों से परहेज है। अब जरा जान लीजिए कि ये बयान जितनी सहजता से सवर्णों को लेकर दे दिया जाता है, उसके पीछे सोच क्या है। सवर्णों को गाली देंगे तो आप प्रगतिशील कहलाएंगे, ये तर्क है, ये सोच है, ये भावना है। दलितों की सुरक्षा के लिए देश में कानून बने हुए हैं। जीतन राम मांझी इसी कानून का फायदा उठाते हुए ये से बयान दे रहे हैं। हिंदू समाज काफी हद तक सहिष्णु समाज है, बड़े बड़े हमले को आसानी से झेल लेता है, बयानों के तौर पर हो या उसके खुद के विश्वास और अस्तित्व और आस्था पर चोट पहुंचाने जैसे जुड़े हुए बयान क्यों ना हो। और इसीलिए इस पर चौतरफा हमले किए जाते हैं और इसी कड़ी में जीतन राम मांझी शायद सबसे अग्रगणी है, सबसे आगे हैं। जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत भी अब शुरू हो चुकी है और सियासत के तौर पर क्या बयान सामने है, जरा वो भी सुनिए। बाबू, आप सठिया गए हैं, आपका राजनीतिक संन्यास का समय आ गया है। आपको अगर राम अच्छे नहीं लगते हैं, कृष्ण अच्छे नहीं लगते हैं और ब्राह्मण भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो हिंदू धर्म में जब तक आप रहिएगा तब तक तो राम की भी पूजा करनी होगी, कृष्ण की भी पूजा करनी होगी और ब्राह्मणों की भी सेवा लेनी होगी। तो आप अगर ऐसा ही लगता है तो आपको जो धर्म अच्छा लगता है उसी धर्म को अपना लीजिए। आप अपने ट्विटर गुरु के बताए गए रास्ते पर ही चल करके राजनीति करते हैं तो उनके बताए गए धर्म पर ही चलिए ना। आदरणीय मांझी जी का जो बयान है, हो सकता है उनकी वो निजी राय हो सकती है। किसी भी जाति विशेष और धर्म पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना सही नहीं होता है। जो सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया है उस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। दलित समाज के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसको सामने लाने का काम किया है, लेकिन कोई भी बातें हमें वैसे नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी की भावना को भी ठेस पहुंचे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जाति धर्म के लोग आपसी सद्भाव के साथ रहते हैं। संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह के बयान देते हैं जिससे कहीं ना कहीं समाज में द्वेष फैलता है। और अब बात उपचुनाव के काउंटिंग की, तो मोकामा उपचुनाव के लिए कल काउंटिंग होगी। पटना के आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है और रविवार को सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। मतगणना के लिए यहां 14 टेबल बनाए गए हैं और 50 मतगणना कर्मी की नियुक्ति की गई है। मतगणना केंद्र से देखिए हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट। 2 सीटों पर हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव का फैसले का दिन कल है, यानी कल रविवार को मतगणना जो है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगी और गोपालगंज और मोकामा विधानसभा की जो गिनती है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी और फैसला दोपहर तक आने की उम्मीद है। अगर मोकामा विधानसभा की अगर बात करें तो इसका जो मतगणना है वो आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का ये जो कैंपस है यहाँ पे ये होगा और यहीं पे जो ईवीएम की जो मशीनें हैं वो लेकर रखी गई है। यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अगर तैयारियों की बात अगर करें यहाँ पे आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में तो जरा देखिए यहाँ पे कल, आज यहाँ पे सन्नाटा है लेकिन कल अगर ये जो सुबह से यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पे रहेगी। माइक जो है वो लगाए गए हैं ताकि बाहर से जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग वो सुन सके। लेकिन अंदर चल करके हम आपको स्थितियां दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसी तैयारी है। अगर यहाँ से आप जैसे ही आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नियंत्रण कक्ष जो है वो बनाए गए हैं, पूछताछ केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में कल मतगणना जो होगी उसके लिए यहाँ पे नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। तमाम जिला अधिकारी हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे रहेंगे। पूछताछ केंद्र बनाए गए हैं लोगों के लिए, वहाँ जो रहेंगे
तमाम दलों के जो लोग रहेंगे प्रतिनिधि वो भी यहाँ पे शामिल रहेंगे। आपको बता दूं कि जो मतगणना होनी है उसे लेकर के 14 टेबल जो है वो लगाए गए हैं। 14 टेबल पर ही मतगणना होगी, जिसमें से मतगणना पर्यवेक्षक जो हैं वो बनाए गए हैं। 16 जो मतगणना सहायक जो हैं वो बनाए गए हैं। 18 जो है माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए हैं, जबकि 6 जो मतदान कर्मी जो हैं वो सुरक्षित रखे गए हैं। कुल मिलाकर के 50 लोगों की टीम जो होगी वो मतगणना में लगी रहेगी। सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे रहेंगे। जिला अधिकारी जो हैं, निर्वाचन पदाधिकारी, एसएसपी, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे विजिट करके गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। दंडाधिकारी जो हैं वो लगाए गए हैं। पुलिस बल जो है बड़े संख्या में यहाँ पे लगाया गया है। कल जो भी यहाँ पे प्रवेश करेगा बिना पास के जाने की अनुमति नहीं है। जिसके पास पास होगा वही अंदर जा सकेगा। अब देखने वाली बात है कि कल मोकामा का जो जनता है वो फैसला किसके पक्ष में सुनाई है। वो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक ये फैसला सामने आ जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसकी मतगणना कल होने वाली है, जिसमें पहली मोकामा और दूसरी गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना का केंद्र थावे डाइट भवन को बनाया गया है। मतगणना के लिए अलग अलग 14 काउंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर मतों की गिनती होगी। कुल 20 राउंड में मतगणना की जाएगी और 9 बजे पहले राउंड का रुझान आएगा। मतगणना केंद्र से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के मतगणना जो है कल शुरू होगी। कल सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। थावे प्रखंड के डाइट भवन है उसे मतगणना केंद्र का स्थल बनाया गया है और यहाँ पर कुल 14 जो है टेबल बनाए गए हैं, जहाँ पर तकरीबन 20 राउंड में मतों की गणना होगी। सदर प्रखंड के रामपुर टेंगराही पंचायत है, वहाँ से मतों की गणना शुरू होगी और थावे प्रखंड के जो फुलगनी पंचायत है वहाँ जाकर समाप्त होगी। ये मतगणना केंद्र के बजगृह के बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं तैनात हैं और जो ईवीएम है उसकी सुरक्षा में ये कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सीसीटीवी भी लगाया गया है, जिसकी लगातार एलईडी स्क्रीन पर जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और इससे मॉनिटरिंग करके जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक हैं आनंद कुमार, वो भी लगातार जो है मतगणना केंद्र की निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर कुल देखें तो 9 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम खुलने के साथ ही होगा। और जो अगर लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी हैं और आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। लिहाजा कल ईवीएम खुलने के बाद साफ हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता ने अपना आशीर्वाद किस प्रत्याशी को दिया है। कई मायनों में ये उपचुनाव बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि गोपालगंज जो है वो राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। यहाँ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है खुद रैली किए थे। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी रैली करने नहीं आए, लेकिन लोगों की निगाहें जो है, पूरे बिहार के लोगों की निगाहें हैं वो गोपालगंज की उपचुनाव की जो रिजल्ट आने वाले हैं उस पर टिकी हुई है। कल सुबह 8 बजे से रुझान आने का सिलसिला शुरू होगा और 9 बजे से पहला जो है रुझान सामने आएगा। इसके बाद साफ हो जाएगा कि गोपालगंज की जनता ने अपना आशीर्वाद किस प्रत्याशी पर दिया है और गोपालगंज के जो विधायक हैं उसका ताज किस प्रत्याशी को मिलेगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां पर पूर्व रेलवे के जीएम का बड़ा ऐलान इस वक्त सामने है। भागलपुर को बड़ा तोहफा मिलेगा। राजधानी और वंदे भारत ट्रेन भागलपुर में चलती हुई नजर आएगी, यानी कि जल्द भागलपुर से ये दोनों ही ट्रेनें जो है वो दौड़ेंगी। मंत्रालय से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। एयरपोर्ट जैसा स्टेशन यहां पर बनाया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन भी आएगी यहाँ पे और राजधानी ट्रेन जो है वहाँ से जो डाइवर्जन वाली अगरतला वाली, उसके लिए भी बातचीत पूरी हो चुकी है। सिर्फ एक फाइनल डिसीजन आना है मंत्रालय से, हमने रिकमेंड करके भेजा हुआ है, उसके ऊपर चर्चा वहाँ चल रही है। मोस्ट लाइकली हमें लगता है कि इस साल के अंदर आपको वो तोहफा मिलेगा। थैंक यू। आरा में बुधवार शाम से अपहृत आभूषण कारोबारी सह वकील डॉक्टर हरि गुप्ता के परिजनों से मिलने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा सांसद आर.के. सिंह पहुंचे। आरा के नगर थाना क्षेत्र के महाजन टोली संख्या 1 स्थित आभूषण कारोबारी के आवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कारोबारी के परिजनों से मुलाकात कर जल्द से जल्द अपहृत कारोबारी की सकुशल वापसी का भरोसा दिलाया।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कारोबारी हरिजी गुप्ता के मामले में भोजपुर पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर करते हुए जल्द से जल्द पुलिस की तरफ से उन्हें छुड़ा लेने की बात कही। चिंता की बात है, लेकिन ये प्रशासन ने कुछ प्रगति की है इस अपराध के अन्वेषण में। 2 लड़के पकड़ाए हैं, गाड़ी भी रिकवर हुई है। जो किया है अभी वो फरार है, लेकिन तलाश जारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन को पकड़ने में सफल होगी। और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का कल विधिवत उद्घाटन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करने वाले हैं। उससे पहले प्रशासन ने यहां पर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। डीएम और एसपी दलबल के साथ मेला परिसर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान एसपी ने कहा कि मेला देखने आने वाले लोगों को सुखद एहसास होगा। आपको बता दें कि सोनपुर मेले में देश और विदेश से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में मेला आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास तैयारी की गई है। आप सभी को पता है कि सोनपुर मेला के लिए हर वर्ष व्यापक तैयारियां की जाती है। इसी क्रम में इस वर्ष भी जिला पुलिस के अतिरिक्त हमें बिहार के अन्य जिलों से भी और बीएसएफ की भी कई कंपनियां मिली है। हम लोग यहां पर कुल मिलाकर के 19 अस्थाई थाना, जो कि कुछ थाना कार्तिक पूर्णिमा स्नान के समय पर कार्यरत रहेगी। उसके बाद पूरे मेला के दौरान भी 11 स्थायी थाना विशेष रूप से इसके लिए खोला जा रहा है। इसके साथ साथ विभिन्न जगहों पर प्रतिनियुक्ति की जा रही है। पैदल गश्ती की भी व्यवस्था रहेगी, वाहन गश्ती की भी व्यवस्था रहेगी और पूरे एरिया को काफ़ी संख्या में, पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। सोनपुर मेले का सभी तैयारियां अंतिम चरणों में है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। इसमें जो क्षेत्रीय कलाकारों के प्रदर्शन के लिए एक मुख्य मंच है, जहां पर उद्घाटन समारोह होगा और इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। इसके अतिरिक्त जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होंगी, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज भी है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो दुकानें यहाँ पर आएंगी उसमें बहुत अच्छी और उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 2 साल के बाद एक बार फिर से विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला थिएटर से गुलजार होगा और विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में एक बार फिर रातें जवा होंगी। तेज धुन पर डांसर्स के ठुमके लगेंगे, क्योंकि इस बार सारण प्रशासन ने 3 थिएटरों की इजाजत यहां पर दी है। हालांकि इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा थिएटर लगने के अनुमान है। हालांकि प्रशासन ने थिएटर में अश्लीलता परोसने पर रोक लगा रखी है। ये तो हम लोग को अभी 3 नखा क्षेत्र में है, इसी की हम लोग परमिशन देंगे। कुछ सब दिया गया है कोई नखा क्षेत्र जो 3 है क्षेत्र जो चिन्हित क्षेत्र हैं उसी पर लगेगी। भोजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बदमाशों ने दुकानदार को गोली मार दी है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारी है। दुकानदार के भाई जख्मी स्थिति में इस वक्त इलाजरत। लोगों ने 3 बदमाशों को हालांकि इस दौरान पकड़ लिया है। बदमाशों के पास से हथियार और गोली बरामद की गई। जख्मी दुकानदार का इलाज इस वक्त जारी है। भोजपुर के बड़हरा की यह घटना। काची की विवाद रहे कुछ ना हम तो दुकान में अपन काम कर और जाते को काची से खाल में बहुत तरह को वाला हम सामान से दिया होते कल मरला तो बाकी ला दे को गोली फायर कैला सर अब तो ना मरला मुझे मरला तो सब गिर गई नहीं। मारने वाला अपराधी 3 की संख्या में था। अच्छा, कौन मोटरसाइकिल? और मोटरसाइकिल नहीं देख रहा अपाची। पहले से कोई विवाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विवाद नहीं। कैसे घटना जी घटना कैसे हो गई? घटना ही अपना किराना दुकान चला रहे थे और अपराधी गया है और पीछे से गोली मार दिया। खबर नालंदा से, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने शराब का पता नहीं बताने पर एक महिला को हथियार से मारकर उसका हाथ तोड़ दिया और गाली गलौज तक की गई। इस घटना के बाद गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद दीपनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराती नजर आई। कौन मारा है? अबकारी वाला हमको कहा कि चलो बतावेला, तो हम किसका घर जाके बतावेला, तो वह पकड़ के हमको मारे लगा तो हमको बेटा बोले लगा, तो फिर उसी को पकड़ के क्या चीज के लिए बता देंगे? दारू। तो हम दारू किसका ही बता देंगे। यही हुआ कि हम लोग घर में खाना खा रहे थे,
उसी दौरान कुछ उत्पाद थाना वाला आया, और बाद कुछ मिला उला नहीं, दारू उरू हम बेचते उचते नहीं, हम दूध का बिजनेस करते हैं। और उसी बात पत्नी में मारपीट करना लगा उत्पाद थाना वाला। उसके बाद मेरे मम्मी के कुंदा से मार के हाथ तोड़ दिया। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई जब धनबाद डेहरी इंटरसिटी एक्सप्रेस की बॉगी की छत पर एक युवक चढ़ गया। ये तस्वीर देखिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये युवक इस ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। हाई वोल्टेज विद्युत प्रवाहित ओवरहेड वायर को छूने की कोशिश करने लगता है। स्टेशन पर खड़े लोगों ने उस युवक को ऐसा करते हुए देखा और यात्रियों में से ही कुछ युवक बॉगी के छत पर चढ़कर इसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन युवक बार बार तार को छूने का प्रयास कर रहा था। स्टेशन मास्टर ने ओवरहेड वायर की बिजली कटवाई और तब जाकर इस युवक को उतारा गया नीचे। और इस युवक ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है और ना ही इस युवक की पहचान ही हो पाई है। युवक को रफीगंज जीआरपी के हवाले किया गया और फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां भगवानपुर बिहार रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन रैक पॉइंट पर रंगदारी को लेकर मारपीट और जमकर हंगामा किया गया है। बदमाशों ने रैक पॉइंट पर चल रहे काम के दौरान रंगदारी मांगने के लिए ये बदमाश यहां पर पहुंचे और मौजूद लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो दोनों तरफ से जमकर पथराव हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने कई बदमाशों को पकड़ा है और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस को हवाले किया गया। पुलिस ने बदमाशों के कई बाइक को भी यहां से बरामद किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।